अब देखो हम लोग जो एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं वो हम लोग डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को क्या बोला जाता है, ग्रोटरियन चार्ट्स भी बोला जाता है। यहाँ देखो ये हमारा SPD मतलब अलग अलग शेल्स है, एक्साइट होंगे। एस से आइदर हो सकता है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाए, या जो आपका यहाँ जो एटम है जो कि एक्साइटेड होने वाला है वो S से 3P में जाए, S से वो 3D में भी जा सकता है, ठीक है। या तो P से कहाँ 4D में जाएगा, ठीक है। या तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ भी जाएगा। तो अलग अलग लेवल्स पे भी वो जा सकता है। सिंपली वही दिखाने की यहाँ कोशिश की है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा एटम एक्साइट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि 2 एनर्जी लेवल रहेगी, E2 और E1। E2 मतलब हमारी हायर एनर्जी लेवल और E1 क्या रहेगी, हमारी लोअर एनर्जी लेवल। तो ठीक है, तो रेडिएशन जो होगा वो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच म्यू। लेकिन हमें पता है H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, लेकिन म्यू क्या है, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, जो कि हम कैसे देते हैं C बाय लैम्बडा। तो म्यू के जगह पे E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा। या हमें लैम्बडा मतलब वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, वेवलेंथ इधर जाएगा, ये HC बाय E2 माइनस E1। तो इसके बेसिस ये भी यूज़ करके हम लोग जो वेवलेंथ एमिट हुई है वो वहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो वेवलेंथ वहाँ से एमिट होती है वही हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट हमारे जो सैंपल में प्रेजेंट है, और उसका जो हमारी वहाँ वेवलेंथ निकलती है या जो वेवलेंथ हमें मिलती है उसकी इंटेंसिटी से हम लोग उस एलिमेंट का अमाउंट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा एलिमेंट है और उसका अमाउंट। तो हम लोग ये इक्वेशंस के थ्रू लैम्बडा यानी वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी से हमें उसका अमाउंट पता चलेगा। लेकिन अगर फ्री फ्रैक्शन की बात करें तो वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से भी हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये देखो, ये जो हमने देखा जनरल प्रिंसिपल का है उसका है। देखो, लिक्विड सैंपल कंटेनिंग एलिमेंट एस्पिरेटेड इनटू फ्लेम। एस्पिरेटेड मीन्स वहाँ क्या किया गया, बर्न हुआ, मतलब वो फ्लेम में गया हमारा सैंपल। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। उसके फ्लेम में जैसे जाएगा लिक्विड ड्रॉपलेट होंगे। अब उसका इवेपोरेशन ऑफ ड्रॉपलेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्यू। ड्रॉपलेट्स में मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, और वहाँ सॉल्ट बचेगा जो कि कौन से फॉर्म में रहेगा, रेसिड्यू। अब रेसिड्यू का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा न्यूट्रल एटम्स में। न्यूट्रल एटम्स में डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या होगा, एक्साइटेड एटम फॉर्म करेंगे एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एटम। एटम क्या करेगा, रेडिएशन देगा। अब वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी एमिटेड रेडिएशन मेजर्ड बाय फ्लेम फोटोमेट्री। अब जो निकला वहाँ से वेवलेंथ और इंटेंसिटी वो फ्लेम फोटोमेट्री में क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, देखो, n स्टार बाय N0 इक्वल टू AE माइनस डेल E बाय KT, जहाँ n क्या रहेगा, नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम, और N0 क्या है, नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। n स्टार क्या है, नंबर ऑफ एक्साइटेड, और N0 क्या है, जो ग्राउंड स्टेट में है। A क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डेल E क्या होता है, डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल में, और K जो है बोल्ट्स कांस्टेंट है, और T जो है टेम्परेचर है, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग फ्रैक्शन ऑफ एटम एक्साइटेड कितने हुए वो भी बता सकते हैं, जो कि किस पे डिपेंड होता है, हमारे फ्लेम फोटोमेट्री के टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर्स बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो ये है इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री का टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल रखने हैं और उसके बेसिस पे भी फ्लेम फोटोमेट्री यूज़ होती है। अब देखो अलग अलग फ्लेम और टेम्परेचर ऑफ टिपिकल फ्लेम। अब देखो क्या होता है, अगर फ्यूल, वहाँ फ्यूल और ऑक्सीडेंट का यूज़ हो रहा है। फ्यूल अगर H2 है, ऑक्सीडेंट O2 है, तो टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो मतलब यहाँ देखो फ्यूल और ऑक्सीडेंट के ऊपर फ्लेम का टेम्परेचर डिपेंड होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ ये भी वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा पूरा जनरल किसके बारे में, फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में, ठीक है। थैंक यू।